बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। डी फेलोज, आज हम जिस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। डी फेलोज, इस टॉपिक को जो आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर का डील करता है वो है आर्टिकल 128। डी फेलोज, इस आर्टिकल को और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 6 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखता हूं, फिर हम इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 128 QS 1984 और आर्टिकल 29 ऑफ QS 1984 और सेक्शन 2 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1962 और 2 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 327 और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 449, इनकी रोशनी में इन सवालात के जवाब देंगे। आइए पहले हम इन सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो फार्मुलेट किया है वो है, क्या वैलिड मैरिज के दरमियान 6 माह के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। उमूमी तौर पे मुआशरे के अंदर इस चीज़ का इल्म नहीं है कि 6 माह के बाद भी बच्चा पैदा अगर हो जाए तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इन जो मैंने लॉज आपके सामने रखे उनकी रोशनी में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मैरिज डिसॉल्व हो जाए यानी उनका ब्रेकअप हो जाए और साबका जो बीवी है वो 2 साल तक शादी ना करे और इसके साथ अपनी इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान भी ना करे, तो क्या 2 साल के अंदर पैदा होने वाला बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा या इलेजिटिमेट कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि अगर खावंद इस बात से इनकार कर दे कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो क्या वो इस बात का इनकार कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसे ये इनकार किस वक्त करना चाहिए और उसका इनकार कब काबिल कबूल होगा और कब काबिल कबूल नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन, अगर कोई शख्स इस बात का इनकार कर देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और अदालत से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप DNA का टेस्ट करवा रहे हैं मेरा और बच्चे का, अगर मैच कर गया तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम कर लूँगा, अगर मैच ना किया तो फिर ये मेरा बच्चा नहीं है, तो क्या अदालत DNA टेस्ट की बुनियाद पर पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड या लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड को डिटर्मिन करने की इजाज़त दे सकती है या डिटर्मिन कर सकती है। ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, आर्टिकल 128 के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उनकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन हमने करनी है। वो है कि आर्टिकल 128 के अंदर जो कंक्लूसिव प्रूफ के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इनका मतलब क्या है। और छठा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आर्टिकल 128 सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। क्यों कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है और दूसरी तरफ हस्बैंड के बच्चे का उसका होने के हवाले से इनकार की बात करता है। अगर इनके अंदर कोई कंट्राडिक्शन है तो उसको हारमोनियस कैसे बनाया जा सकता है। डियर फेलोज, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या वैलिड मैरिज के दरमियान 6 माह के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हम उसे लेजिटिमेट कहेंगे या इलेजिटिमेट कहेंगे। मैं आपके सामने आर्टिकल 128 की वर्डिंग रखता हूं जिसका टाइटल ये है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इसका सब आर्टिकल 1 ये कहता है, द फैक्ट दैट any person was born during the
continuance of a valid marriage between his mother and any man, not earlier than the expiration of 6 lunar months from the date of marriage, shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man. यानी अगर 6 माह वैलिड मैरिज है, अभी मैरिज इंटैक्ट है और वो मैरिज वैलिड मैरिज है, उसके दौरान अगर 6 माह के बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है तो आर्टिकल 128 के तहत वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट कहलाएगा। और अगर 6 माह पीरियड पूरा हो रहा है तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ भी होगा। कंक्लूसिव प्रूफ से क्या मुराद है, हम लेटर ऑन इसे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि यस, अगर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6th ल्यूनर मंथ्स बच्चा पैदा हो जाता है तो वो आर्टिकल 128 के तहत लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। वो उसी तरह अपने वालिद की विरासत में हकदार होगा जिस तरह दूसरे बच्चे होंगे। ये वैल्यूज। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मियां बीवी के दरमियान मैरिज डिसॉल्व हो जाती है और 2 साल तक वो वाइफ जो है, जो साबका उसकी वाइफ थी, वो शादी नहीं करती और अपनी इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान भी नहीं करती, तो क्या इस दौरानिये में पैदा होने वाला बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा या इलेजिटिमेट कहलाएगा? डियर फेलोज, इस आर्टिकल 128 का सब आर्टिकल 1 जो है, जो दूसरी बात करता है वो यही करता है कि और विद इन 2 years आफ्टर इस डिसोल्यूशन द मैरिज the mother remained unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man। यानी अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है और या हस्बैंड की डेथ हो जाती है और 2 साल तक वो खातून जो है वो अनमैरिड रहती है और इस दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा। लेकिन ये वाली बात जो है वो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड, अनलेस द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड। यानी अगर बाप ने बच्चे को अपना मानने से इनकार नहीं किया, एक कंडीशन ये। इस पे जो क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं उनका आंसर हम बाद में देंगे, अभी हम इन कंडीशन की बात कर लें। दूसरी कंडीशन क्या है, द चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar month फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमन हैड एक्सेप्टेड दैट द पीरियड ऑफ इद्दत हैड कम टू एन एंड। दूसरी बात यह है कि वो जो खातून है, मदर है, वो अपनी इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान ना करे। क्यों? इसलिए कि वो अगर अपनी इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान कर देगी तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि द चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar month from the date on which the woman had accepted that the period of the iddat had come to an end। तो फिर 6 month है, यानी अगर वो इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान कर देती है कि मेरी इद्दत ख़त्म हो गई है तो फिर 6 month के अंदर जो है वो बच्चे का अगर पैदा होगा तो वो लेजिटिमेट कहलाएगा। लेकिन अगर इसके बाद जो है बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट नहीं कहलाएगा। डियर फेलोज, ये थे आंसर पहले 2 क्वेश्चन के। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर खामद इस बात से इनकार कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्या वो इनकार कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसे इनकार कब करना होगा? डियर फेलोज, जब हम इस आर्टिकल की वर्डिंग पढ़ते हैं तो वर्डिंग इस्तेमाल हुई शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंक्लूसिव प्रूफ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन दोनों को मिला के हम जवाब देंगे। इसका जवाब ये है कि पहले हम कंक्लूसिव प्रूफ को देख लें कि कंक्लूसिव प्रूफ है क्या। डियर फेलो, जब हम कंक्लूसिव प्रूफ को देखते हैं तो आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 9
ऑफ QS 1984 हमें ये बताता है कि when one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. यानी जब इस QS कोड ने ये बात कह दी कि ये फैक्ट का साबित होना कंक्लूसिव प्रूफ है अदर फैक्ट के लिए, तो उस पर फिर एविडेंस नहीं लाई जाएगी, फिर अदालत उसको किसी शहादत से प्रूव या डिसप्रूव करने की इजाजत नहीं देंगे। अब इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें जब ये कह दिया कि बच्चा जो है अगर आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 मंथ पैदा होता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है उसकी लेजिटिमेसी का। अब जो चीज कोर्ट ने देखनी है वो ये देखनी है कि जब सोलमनाइज हुई है मैरिज उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अगर 6th मंथ उसकी पैदाइश तक पूरे हुए हैं तो दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। अब इस पर कोई और शहादत अदालत इजाजत नहीं देगी, यानी जो अदालत ने जिस बात पे सेटिस्फाई होना है वो सिंपल इस बात पे होना है कि जब सोलमनाइज हुई मैरिज और जब बच्चा पैदा हुआ इसका जो दौरानिया था वो 6 मंथ पूरा है। दूसरी जो अदालत ने चीज देखनी है वो ये देखनी है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है तो 2 ईयर का पीरियड के विद इन 2 ईयर बच्चा पैदा हुआ है, और इसके साथ ये देखना है कि औरत ने यानी मदर ने अपनी इद्दत की टर्मिनेशन का ऐलान नहीं किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया। अगर ये दोनों चीजें इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो ये कंक्लूसिव प्रूव होगा फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो प्रिजम्पशन है कंक्लूसिव प्रूफ की, इसको किसी भी पीस ऑफ एविडेंस से डिसलॉज नहीं किया जा सकता। डियर फेलोज, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर इसके अंदर ही ये बात दे दी कि अगर हस्बैंड जो है वो इस बात का इनकार कर देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अब ये जो इनकार कर रहा है, अब ये जो एक्सेप्शन दे दी गई है, क्या ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी तो नहीं? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का मिलाकर आंसर देंगे कि ये जो बात कही गई है कि 3, 4 और 6 को मिलाकर आंसर देंगे कि ये जो बात कही गई है कि अगर हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज कर देता है, ये जो रेलेवेंट आर्टिकल का जो रेलेवेंट पोर्शन है वो है अनलेस द हस्बैंड हैज रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड। एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ये दो चीजें स्टैब्लिश हो गई तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है और इसके अगेंस्ट जो है वो एविडेंस नहीं लाई जाएगी, और दूसरी तरफ इसी आर्टिकल के अंदर ये बात है कि अगर हस्बैंड रिफ्यूज कर दे तो फिर ये प्रिजम्पशन जो है वो डिसलॉज हो सकती है। अब इस पे जो जजमेंट मैंने आपको कोट की PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 327, इस पर जस्टिस S जवाद ख्वाजा साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, और वो रेलिवेंट पोर्शन में आपके सामने रखता हूं ताकि सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और इसके अंदर जो एक शायबा है कंट्राडिक्शन का वो भी वाजे होकर सामने आ जाए। इस क्वेश्चन को जब एड्रेस करते हैं S जवाद ख्वाजा साहब इस अपनी लैंडमार्क जजमेंट के अंदर, तो कहते हैं इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न that on such a vital issue we have not received much assistance at the bar as to how Article 122 IBID is to be interpreted. Redundancy is not likely to be imputed to the legislature. जब इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन कंप्रीहेंशन में आ रही है तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर ने ये एक रिडंडेंट किस्म का आर्टिकल जो है वो लेजिस्लेट कर दिया है, क्योंकि विजडम ऑफ द लेजिस्लेशन कैन नेवर बी चैलेंज्ड एंड कोर्ट्स आर सपोज्ड टू इंटरप्रेट एंड रिकंसाइल। इनको ऐसी कंस्ट्रक्शन देना इनका काम है जिससे आर्टिकल आपस में हार्मोनाइज हो जाए, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसी की जाए कि वो
जिससे जो आर्टिकल है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर ना किया जाए, बल्कि कोशिश ये की जाए कि जो विजडम लेजिस्लेचर की थी वो ठीक थी। डिफेंस आगे इन्होंने बात की, फॉर द पर्पज ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन वी मे हैव रिजोर्ट टू सेक्शन 2 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962। अब इनने कहा कि इसको हार्मोनाइज बनाने के लिए हमें रिजोर्ट करना पड़ेगा सेक्शन 2 जो कि पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 का है। वो सेक्शन क्या कहता है वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। उन्होंने कहा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कस्टम और यूसेज in all questions regarding legitimacy or bastardy, the rule of decision subject to the provisions of any enactment for the time being in force shall be the Muslim personal law Shariat in cases where the parties are Muslim। सेक्शन 2 ये कहता है कि इस चीज के बावजूद कि कोई कस्टम यूसेज वहां पे मुस्तमल था रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी और बास्टर्डी ऑफ अ चाइल्ड वहाँ, लेकिन इस चीज़ को जो चीज़ गवर्न करने की वो मुस्लिम पर्सन लॉ करेगा। अब ये जो बात है कि हस्बैंड इनकार कर सकता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसके मुतल्लिक मुस्लिम पर्सन लॉ क्या कहता है। जस्टिस एस जवाद ख्वाजा साहब ने मुस्लिम पर्सन लॉ को भी जब डिग आउट करने की कोशिश की इस हवाले से, तो उन्होंने फाइंडिंग क्या दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सन लॉ शरीयत इज क्लियर and well settled on the subject. Firstly, it provides that legitimacy paternity must be denied by the father immediately after birth of the child as per Imam Abu Hanifa, and within the postnatal period maximum of 40 days after birth of the child as per Imam Muhammad and Imam Yusuf। उनने कहा कि ये बात ठीक है, लेजिस्लेचर ने जो लिखा वो ठीक है कि हस्बैंड जो है वो इनकार कर सकता है, लेकिन हस्बैंड के इनकार करने के लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसी दिन उसका इनकार करे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, या 40 दिन जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसके अंदर अंदर वो इनकार करे कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इसी पर एक और जजमेंट जो मैंने आपके सामने रखी वो जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 449। इसके अंदर भी बताया गया कि अगर उसने इनकार करना है तो वो कितने पीरियड के अंदर या कब उसे करना चाहिए। ये इस जजमेंट के अंदर कहा गया, फादर इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम ऑफ द लोकेलिटी कैन ओनली डिसऑन अ चाइल्ड बोर्न टू हिज वाइफ ईदर ऑन द डे ऑफ हिज बर्थ or at the time of purchasing the article necessary in view of its birth or during the period of rejoicing. On the other hand, if the father is absent, he must disown the child immediately he is informed of its birth। इसके अंदर भी ये कहा गया कि फादर ने उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन उसका इनकार करना है, या जब उसकी पैदाइश के हवाले से चीज़ें खरीदी जा रही थी उस वक़्त उसने इनकार करना है, या जब लोग मुबारकबादें दे रहे थे उस वक्त उसे कहना चाहिए कि ये बच्चा मेरा नहीं है, या अगर वो किसी और मुल्क रह रहा है वहाँ पे मौजूद नहीं है, जब उसे इंफॉर्मेशन मिले उसी वक्त उसे उसका इनकार करना चाहिए। डियर फेलोज, अब इसको रिकंसाइल इस तरह किया गया कि बच्चे को अगर उसकी लेजिटिमेसी को डिनाई करना है, डिसऑन करना है फादर ने, तो वो इस पीरियड के अंदर उसे इसका डिनाइल देना है। अब इस क्वेश्चन को समझना आसान है कि अगर खामन ये बात कहे अदालत से कि जनाब आप मेरा और इस बच्चे का DNA टेस्ट करवा लें, अगर मैच कर जाए तो ये मेरा, अगर मैच ना करे तो ये मेरा बच्चा नहीं है। अब इस हवाले से भी इस जजमेंट के अंदर एस जवाद ख्वाजा साहब ने बड़ी तफसील के साथ ये बात लिखी। उनने कहा कि ये जो बात लिखी गई है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब कंक्लूसिव प्रूफ जब इसे कह दिया गया तो उसके बाद DNA टेस्ट से लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो डिटरमिन नहीं की जाएगी।
इसलिए कि आर्टिकल 29 ये कहता है कि जब ये कोड ये बात कह दे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फैक्ट या प्रूफ ऑफ वन फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अदर और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर फैक्ट, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अब अगर ये एविडेंस आ जाती है कि बच्चा आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 मंथ पैदा हुआ है या आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन 2 ईयर्स जो है वो पैदा हुआ है, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है और वो इनकार जो है वो ऑन द डे ऑफ बर्थ या ऑन द डे ऑफ रिजॉइसिंग या व्हेन द अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, या जब उसको नॉलेज होता है अगर वो मौजूद नहीं उस वक्त इनकार नहीं करता, तो फिर इसके बाद वो कभी भी इसको डिसऑन नहीं कर सकता। डी फेलोज, ये सारे क्वेश्चन थे। अब आपके जहन में एक सवाल जन्म ले रहा होगा कि इस आर्टिकल की वर्डिंग को इस तरह कोच क्यों किया गया और आर्टिकल 128 को तब्दील क्यों किया गया, जबकि सेक्शन 112 था एविडेंस एक्ट 1872 का, उसको चेंज करके आर्टिकल 128 क्यों लाया गया। ये फेलोज, इस हवाले से जस्टिस एस जवाद ख्वाजा साहब इस आर्टिकल की रैशनेल पे बात करते हुए कुछ यूं कहते हैं, The article is couched in language which is protective of societal cohesion and the values of the community. This appears to be the rationale for stipulating affirmatively that a child who is born within 2 years after the dissolution of the marriage between his parents, the mother remaining unmarried, shall constitute conclusive proof of his legitimacy. Otherwise, neither the classical Islamic jurists nor the framers of the Qanun-e-Shahadat order could have been oblivious of the scientific fact that the normal period of gestation of the human fetus is around 9 months. That they then extended the presumption of legitimacy to 2 years in spite of this knowledge directly points towards the legislative intent as well as the societal imperative of avoiding controversy in matters of paternity. Dear fellows, वो ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी कि फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इंटैक्ट रहे, कोहियन रहे, इसलिए कि अगर इलेजिटिमेसी इस तरह प्रमोट होना शुरू हो जाती या हस्बैंड इस तरह डिनाई करना शुरू कर देते और उनको ये मौका दिया जाता तो फिर मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता। तो इसलिए ये जो कंक्लूसिव प्रूफ की प्रिजम्पशन क्यों कानून शहादत ऑर्डर के अंदर दे दी गई, वो इसलिए दे दी गई कि अगर मैरिज वाज वैलिड एंड द मैरिज वाज इंटैक्ट एंड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैरिज अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा उसी का समझा जाएगा जिसके फराश यानी बेड से पैदा हुआ है, जिसके घर से पैदा हुआ है, ताकि मुआशरे के अंदर बिगाड़ ना पैदा हो। डी फेलोस, ये था आर्टिकल 128 जो यूजुअली मुश्किल आर्टिकल समझा जाता है। मैंने कोशिश की कि एक रिसर्च बेस्ड इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखी जाए सुपीरियर कोर्ट बिलखसूस पैक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।